जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। यूपीएससी अब पहले जैसी नहीं रही। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि यूपीएससी अब पहले जैसी नहीं रही। जय हिंद दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज फाइनली हम लोग लेकर आ चुके हैं उस टॉपिक का एनालिसिस जिसका आप सभी को इंतज़ार था। समय लगा है, कारण उसका आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इकनॉमी में जो इस बार सीडीएस एग्ज़ाम को देखने के बाद समझ में आई कि बदल चुकी हैं। सबसे पहली चीज़ जो बदली है दोस्तों वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन। अभी तक इकोनॉमी के सीडीएस हो या सीएपीएफ हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 6, 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन। बट इस बार आपके एग्जाम में सीडीएस 1 2024 में पूछे गए हैं दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के। चलिए यहां तक बात ठीक है, 15 क्वेश्चन पूछे, हम लोग उसे अटेम्प्ट भी कर लेते किसी भी तरीके से। पर सर पूछने का जो लेवल है मैं शर्त के साथ कह सकता हूं दोस्तों, यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट भी घबरा जाएं ऐसे क्वेश्चंस को इन्होंने यहां पर फ्रेम किया है। तो इकोनॉमी, सबसे पहली बात वेटेज बढ़ चुका है। दूसरी बड़ी बात कि डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ चुकी है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं धीरे धीरे जो जो सोर्सेस मुझे यहां पर मिले हैं। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि इस बार जो सीडीएस का पेपर हुआ है वहां पर चीजें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं, और आपकी एनसीईआरटी में तो चीजें हैं बट काफी लिमिटेड पोर्शन में। तो देखते हैं, जितनी भी चीजें मुझे यहां पर मिली हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आपको यहां पर मैं शुरुआत करता हूं वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, काफी बच्चों का कहना था कि सर ये सभी जो पीडीएफ हैं सेग्रीगेटेड तरीके से इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आए हैं सीडीएस में, पॉलिटी के आए हैं, हिस्ट्री के आए हैं, इकोनॉमी के आए हैं, वो कहां देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमारी ही अचीव सीएपीएफ की एप्लीकेशन है, जाकर आप प्ले स्टोर पर उसे सर्च करें, डाउनलोड करें। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहां पर आपको हमारे पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर, जो भी सोर्सेज, जो भी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है वो यहां पर मेंशन है। तो यहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बॉक्स में जाकर जाएंगे, क्लिक करेंगे फोल्डर में, तो पीवाईक्यू में आपको हर एक यूपीएससी के वो एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, चाहे वो सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीआईएसएफ हो, और भी नीचे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको सीडीएस में जब आप जाएंगे तो यहां पर सीडीएस के पिछले 10 से लेकर 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आपको लेटेस्ट पेपर जानना है तो सीडीएस 2024 का पेपर आप क्लिक करेंगे फोल्डर, तो यहां पर सीडीएस 2024 का पेपर भी देखने को मिलेगा सेट ए, और उसके साथ साथ सेग्रीगेटेड तरीके से साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, इनके क्वेश्चंस आपको जानने मिलेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। इसे आप प्रिंट भी कराकर अपने पास रख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा सेग्रीगेटेड जो पीडीएफ आपको यहां से देखने को मिलेंगी। जाकर अचीव सीएपीएफ की एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन करें। उसके बाद दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक दोस्तों हम सीडीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री पर डिस्कशन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये एनालिसिस वीडियो देख ली होंगी। ठीक है, काफी अच्छे से चीजों को डिस्क्राइब किया है, काफी चीजों को खोलकर दिखाया है कि कहां से क्या पूछा है, तो आपको इसे देख लेना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब हम लोग इकोनॉमी को, कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफी डिफिकल्ट रही है इस बार की इकोनॉमी। शुरुआत करता हूं एक आसान से क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। देखिए यहां पर बात हो रही है वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देखो 3 तरीके के होलसेल प्राइस इंडेक्स होते हैं। यहां पर 3 चीजें होती हैं वेटेज के लिए। एक है हमारा फ्यूल एंड पावर, दूसरा है दोस्तों प्राइमरी आर्टिकल्स, और तीसरा होता है हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इन तीनों का वेटेज आपको पता होना चाहिए होलसेल प्राइस इंडेक्स में। बस इन तीनों के वेटेज को पता होने पर आपको यहां इन्हें जो है कौन ज्यादा है, किससे कौन कम है, इस बेसिस पर क्वेश्चन बनाकर दिया है। जैसा कि पहले में कह रहा है कि फ्यूल एंड पावर, जो फ्यूल एंड पावर है वो हाइयर है वेटेज में, किससे, प्राइमरी आर्टिकल से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आगे हो सकता है कि ये आपको काम आए कल फ्यूचर में एग्जाम में। सीएपीएफ के स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे आपको पीवाईक्यू आपके एग्जाम में हेल्प करता है, वो सब मैं यहां पर दिखाने वाला हूं, बस ध्यान दीजिएगा।
तो फ्यूल एंड पावर को बताया गया है कि प्राइमरी आर्टिकल से ज्यादा है। दूसरा कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो फ्यूल एंड पावर से ज्यादा है। तो क्या ये सही है या गलत है? सबसे पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी के सोर्स दिखाता हूं। यह आपकी क्लास 11th की एक बुक है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। यहां पर दोस्तों पेज नंबर 97 पर जब आप जाएंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में चीजों को दिया है इंडेक्स नंबर के चैप्टर में। तो यहां पर ये बेसिक सी डेफिनेशन है। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा एक बॉक्स जहां पर मेन ग्रुप्स बताए गए हैं कि कैसे मेन टाइप ऑफ गुड्स एंड देयर वेटेज आर एज फॉलोज। तो यहां पर ये जो है गुड्स और इनके वेटेज दिए गए हैं, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। अब यहां पर नंबरिंग करिएगा कि कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम। अगर आप देखें तो दोस्तों हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आता है नंबर 1 पे, ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज है। प्राइमरी आर्टिकल आता है दोस्तों हमारा सेकंड नंबर पे और फ्यूल एंड पावर आता है हमारा सबसे लास्ट थर्ड कैटेगरी पे। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी है। अभी आपने इसे देख लिया, आप चाहे तो हाथ के हाथ इसका एक निमोनिक बनाकर या फिर किसी भी तरीके से इसको याद रखिए, जैसे कि मैन प्राइम फ्यूल, आप इसको याद रख सकते हैं MPF से, MPF, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा है, देन प्राइमरी आर्टिकल और थर्ड है फ्यूल एंड पावर, या फिर मेंस प्राइमरी फ्यूल, ऐसे करके कुछ भी एक निमोनिक बनाकर इसको याद रखिए। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्यूल एंड पावर हैव द हायर वेटेज देन द प्राइमरी आर्टिकल। मैं अपना कोड यहां पर मेंशन करता हूं, MPF, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी आर्टिकल और फ्यूल एंड पावर। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। देखिए, पहले में फ्यूल एंड पावर को ज्यादा बता रहे हैं प्राइमरी आर्टिकल से, क्या ये सही है? नहीं सर, फ्यूल एंड आर्टिकल्स तो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा कह रहा है कि वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है हाइयर है फ्यूल एंड पावर से, बिल्कुल सही है, मैन्युफैक्चरर का फ्यूल एंड पावर से ज्यादा है, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी आर्टिकल हो चाहे वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हो, वो दोनों ही वेटेज रखते हैं फ्यूल एंड पावर से ज्यादा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2 ओनली। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई, कौन सा सोर्स है, कहां से क्वेश्चन आया, बात यहां तक हमारी क्लियर हो गई। अब देखो, ये जो क्वेश्चन आया है ये आपकी ना तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से आया है ना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स से आया है। ये आया है 11th क्लास की हमारी एक बुक है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब देखो यार, हमें ये तो पता नहीं ना कि यार इतनी सारी इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, मुझे इन सभी बुक्स में से कौन सी चीज है जो पढ़नी है और कहां से पढ़नी है। पढ़ने के लिए तो यार बहुत सारा मटेरियल है, मैं क्या क्या पढ़ूं क्या क्या छोड़ूं, ये सारी चीजों को आप कैसे ध्यान में रखेंगे। तो मैंने हमेशा कहा है दोस्तों कि हमारा जो सिलेबस होता है वो सिर्फ मात्र एनसीईआरटी नहीं होती है, एनसीईआरटी के साथ साथ हमारा सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होता है। तो आपको पीवाईक्यूज का भी लगातार प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, क्योंकि ये किस तरीके से आपकी मदद कर दे आपको भी नहीं पता। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। सीएपीएफ का 2010 का पेपर है। 2010 के पेपर में क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग आइटम ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तीनों वो प्राइस, होलसेल प्राइस इंडेक्स के इंडेक्स यहां पर प्रोवाइड किए आपको। पहला प्राइमरी आर्टिकल, दूसरा फ्यूल पावर लाइट एंड ल्यूब्रिकेंट्स, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, और कहा है कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए इसके वेटेज के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, अगर आपने ये 2010 का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता, आप यकीन नहीं करेंगे, आपके सामने है चीजें, आपको पता होता कि यार मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नंबर 1 पे आता है, प्राइमरी आर्टिकल सेकंड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पे आता है फ्यूल पावर एंड लाइट। तो इस तरीके से अगर यहां मैं आंसर की बात करूं तो आंसर होगा हमारा 3, 1 और 2। तो अगर आपको यह चीज आइडिया होती तो क्या आप इस क्वेश्चन को सही नहीं करके आ सकते थे? आप खुद ही बताइए, क्योंकि यहां पर तो इन्होंने क्रोनोलॉजी पूछ ली, यहां पर स्टेटमेंट में दे दिया, चीजें दोनों सेम है। आप देख रहे हो दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से कैसे हम लोग वो क्वेश्चन जो शायद बाकी सबके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं उन्हें भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां पर इधर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की नॉलेज लग रही है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको सभी क्वेश्चन में ये नॉलेज दिखा पाऊं। पर बात यह है दोस्तों कि अगर हमारे क्वेश्चन यार 15 इकोनॉमिक्स के आए हैं, तो जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन में अगर मुझे पीवाईक्यूज की हेल्प मिल जाए तो बेहतर है ना। मैं एक भी क्वेश्चन में क्यों ये चीज मिस करके आऊं, अगर कहीं मुझे ये हेल्प मुझे मिल जा रही है। तो ये है दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में एनसीईआरटी की मदद से किया गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब फ्यूचर के लिए भी आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द M1 डेफिनेशन ऑफ मनी फॉर इंडियन इकोनॉमी। M1 डेफिनेशन ऑफ मनी, M1 डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। अब ये M1 डेफिनेशन क्या है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था अभी मैं बताऊंगा, पहले तो इसके आंसर पे बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है रिजर्व्स, करेंसी, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, चार चीजें हैं। M1 डेफिनेशन में क्या आता है आपसे ये पूछा हुआ है। बहुत ही कह लीजिए कि मतलब एकदम आप प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ऐसा क्वेश्चन कल फ्यूचर में पूछा जाने वाला है। सोर्स है आपका क्लास 11th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, जो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूं, उसका चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग, पेज नंबर 48। यहां पर लीगल डेफिनेशन दी हुई है नैरो और ब्रॉड मनी की। यहां पर आपको चार टाइप में जो डेफिनेशन है मनी की, M1, M2, M3, M4, चारों को डिफाइन किया है। और M1 को समझाया गया है कि इसमें CU यानी कि करेंसी और DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होते हैं। CU यानी कि करेंसी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में यहां पर CU यानी कि करेंसी और DD मतलब डिमांड डिपॉजिट। तो M1 की डेफिनेशन में कौन कौन से आ जाते हैं, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4, राइट आंसर ऑप्शन C। हो गया क्लियर, आपका डायरेक्ट है आपकी NCERT से, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते इसे। देखो यार क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं, पर अगर हर एक क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट कहोगे ना तो वो स्कोप बिल्कुल ही छोड़ दोगे जहां पर कहीं कुछ पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की। अब यार ये वाला क्वेश्चन क्यों इजी है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे लास्ट हमने PYQ से क्वेश्चन रिलेट किया, वैसे ही मैं आपको बताता हूं दोस्तों CDS में एक सेकेंड, हाँ यहां पर CDS 2 2022 में आपका M1, M2, M3, M4 मनी पर क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द इंडियन मॉनेटरी। तो भाई कौन सा टाइप है मनी का जो मोस्ट वाइडली यूज होता है। तो सर पहली चीज तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो आपको ये पता होता कि यार ये कॉन्सेप्ट जो है ना मॉनेटरी सिस्टम का M1, M2, M3 वाला इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेते हैं। फिर दूसरी चीज अगर आपने इसका एनालिसिस भी किया होता ना तो आपको पता लगता दोस्तों कि वही पेज, आपका पेज नंबर 48 पे आप ये स्टेटमेंट देखिए, M3 इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जो कि इसका राइट आंसर था। इसी पेज से वो क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने हमेशा एक बात कही है दोस्तों कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाए, पर यह पूरी पॉसिबिलिटी है कि जहां जिस सोर्स से वो क्वेश्चन आया है उसके आसपास से फ्यूचर में क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। ऐसा मैंने कई बार दिखाया है और मेरा एनालिसिस दिखाने का दोस्तों पर्पस भी यही रहता है कि यार आपको पहली चीज तो ये क्लियर रहे कि जो आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, और दूसरा हम जिस तरीके से जहां से देख रहे हैं कि भाई अगर क्वेश्चन मेरा इस टॉपिक से यहां से आया है तो अब मुझे ये टॉपिक ना बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। हो सकता है कि फ्यूचर में आसपास से M2 से, M3 से, M4 से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो ये देखिए अब मतलब सामने प्रूफ है यार, 2022 में हमारा यहां से क्वेश्चन पूछा, 2024 में यहां से पूछ लिया। पेज वही है, तरीका डिफरेंट कर दिया, पर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग यहां से समझ सकते थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए दोस्तों यहां पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जीडीपी डिफ्लेटर की बात हो रही है, किसकी, जीडीपी डिफ्लेटर। पहला स्टेटमेंट है कि जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर करता है एवरेज प्राइस ऑफ अनचेंजिंग बास्केट, कैप्चर करता है एवरेज प्राइस ऑफ अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज। अब देखो ना वर्डिंग में ना थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। अनचेंजिंग, अनचेंजिंग यानी कि बात कर रहा है कि वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट बास्केट है, दैट कंस्टिट्यूट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट। अब दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। देखो डायरेक्टली इसका कोई सोर्स आपको आपकी एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा कि मैं आपको बिल्कुल स्टेटमेंट दिखा दूं, बट अगर आप यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर की जो ये डेफिनेशन है इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और साथ में जीडीपी डिफ्लेटर को यहां पर सीपीआई से जो रिलेट किया गया है, अगर ये 3 पॉइंट्स को आप समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपको क्लियरली इस चीज का आइडिया होगा कि यहां पर जो स्टेटमेंट 1 है वो इस अनचेंजिंग बास्केट के कहने से गलत हो जाता है, और ये इन्फ्लेशन रेट जो यहां पर मना किया गया है इसकी वजह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा नाइदर 1 और 2। क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है,
थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज के बेसिस पर इसे आप अटेम्प्ट कर सकते थे, पर सोर्स आपका जो रहने वाला है दोस्तों वो सेम आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग ये है। अब आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, इस चैप्टर से पूरी तरीके से डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा मैं, पर इनडायरेक्टली आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो जब आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होंगे ना दोस्तों, तो बहुत अच्छे से करिएगा। बाकी मैं एक बार एंड में स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि आपको ये बुक जो है करनी है या कौन सी करनी है, सोर्सेस क्या रहने वाले हैं और क्या तरीका रहने वाला है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कह रहा है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है। कह रहा है कि प्राइस इंडेक्स कैप्चर द चेंजेस इन द एवरेज प्राइस ऑफ कांस्टेंट बास्केट। चेंजेस प्राइस इंडेक्स जो है कैप्चर करता है हमारे जो कांस्टेंट बास्केट है उसके चेंज होते हुए प्राइस को। क्या ये सही है? आइए मैं दिखाता हूं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो एक दूसरा तरीका है टू मेजर चेंजेस ऑफ प्राइस, टू मेजर चेंजेस ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी विच नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है? यहां पर चेंजेस प्राइस को भी मेजर कर रहा है प्राइस इंडेक्स। उसके बाद अगर मैं यही चीज आपको पीवाईक्यूज में भी दिखाना चाहूं दोस्तों, तो सीएससी का 2020 का इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें स्टेटमेंट 2 पढ़िए। एक स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को उठाकर इस्तेमाल कर लिया है हमारे सीरीज 2024 में, डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, बट आप यहां से हिंट ले सकते हैं। कह रहा है कि द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द सर्विसेज। WPI कैप्चर नहीं करता चेंजेस, कौन करता है? CPI। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये स्टेटमेंट यहां पर 1 और 2 इसलिए सही, यहां पर सही है, और यहां से भी हम थोड़ा सा जो है ना हिंट अपने क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं। देखो यार, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि चीजें पूरी की पूरी डायरेक्ट आपको मैं आपकी एनसीईआरटी से दिखा पाऊं, तो भाई यूपीएससी अब बदल गई है, अब हो गई है यूपीएससी बेवफा। अब नहीं वो यूपीएससी रहेगी पूरा एकदम लाइन बाय लाइन चीजें पूछ रही है। आपके सोर्स वही रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा कि जो लाइन बाय लाइन देखने को मिल जाए, पर हमेशा अब भूल जाइए वो तरीका। अब यूपीएससी धीरे धीरे जा रही है सीएससी की तरफ, जहां पर आपको सोर्स वही रहेगा पर कॉन्सेप्ट बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 1, ये हमारा सही रहा। सेकंड, अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड में ना थोड़ा सा मैथ्स लगाना है हमें। यहां पर जो प्रॉब्लम इन्होंने की है ना, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द प्राइस इंडेक्स टेक्स वैल्यू 100, 110 और 121 इन 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। अब देखो 3 साल के प्राइस इन्होंने ले लिए। एक लिया है 100, ठीक है, मैं मार्कर चेंज करता हूं थोड़ा। तो एक लिया इन्होंने 100, एक लिया इन्होंने 110 और एक लिया 121। अब कह रहा है कि द इन्फ्लेशन रेट भी जो सेकंड और थर्ड ईयर का होगा वो 10 और 21% होगा। इन्फ्लेशन रेट भी 10% और 21% इन्होंने बताया है, 10% और 21%। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर मैं यहां पर इन्फ्लेशन निकालने की कोशिश करता हूं इस तरीके से, तो देखिए यहां पर रेट में चेंजेस कितना है? सिर्फ 10 का। ठीक है, 10 का चेंजेस है। बेस क्या है हमारा? 100। तो 100 के बेस पर अगर मैंने यहां पर परसेंटेज वैल्यू निकाली तो ये हमारी 10% आती है, जो कि बिल्कुल सही है जैसा कि हमें कहा गया है। बट अगर मैं बात करूं थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर में चेंजेस कितना है? 110 से 121 माइनस करिए तो आपका आ गया कितना? 11। और यहां पर बेस रेट क्या है हमारा? 110। परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 11 10 जा 110, तो यहां पर ये आ गया हमारा 10%। तो हमारा जो थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन होगा वो 21% ना होकर दोस्तों वो भी 10% होगा। यही कारण है आपका जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। ठीक है, यहां तक ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो गया। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। यहां तक कोई कंफ्यूजन उम्मीद करता हूं नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 5 की तरफ। 1 सेकंड का ब्रेक दीजिएगा, 10 सेकंड के लिए। जी चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सर इसका कोई सोर्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल रीसेंट कॉन्सेप्ट है। रीसेंट यानी कि 2022 का कॉन्सेप्ट है। क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, SDFR रेट है। पूछा गया है
ये एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। नया इंस्ट्रूमेंट यहां पर इंट्रोड्यूस कराया था आरबीआई ने 2022 में, और इसने रिप्लेस किया था फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ द एलएएफ कॉरिडोर। सर ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आपको एनसीईआरटी से मैं इसका सोर्स नहीं दिखा सकता, माफ कीजिएगा, मिसलेनियस सोर्स है। पीआईबी का एक प्रेस रिलीज आरबीआई की तरफ से रिलीज हुआ था, इसमें आपको मैं दिखाता हूं कि एक तो इनका जो ईयर एसडीएफ इज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर फ्रॉम अप्रैल 2022 पहला स्टेटमेंट क्लियर है। उसके बाद इसी प्रेस रिलीज में आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा जहां पर हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही होता हुआ नजर आएगा कि जो एसडीएफ है वो रिप्लेस करता है फिक्स्ड रेट रिजर्व रेपो को FRRR एज द फ्लोर ऑफ द LAF कॉरिडोर, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आसान क्वेश्चन नहीं था सर, यहां पर बेशक मैं कितने भी आसान तरीके से चीजों को डायरेक्ट यहां से वहां से ऐसे करके वैसे करके बता दूं, पर आपको यह बात समझना होगा कि पेपर इकोनॉमी छोड़िए दोस्तों, सीडीएस का पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था इस बार का। पर फिर भी यार एक चीज ध्यान रखना, ये डिफिकल्ट करते करते अपने आप को इतना मत ऐसा मत बना लेना कि यार आप ये सोचने लग जाओ कि इस एग्जाम को तो क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। सर चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं, मैंने सोर्स रख दिया है, मैंने पीवाईक्यूज रख दिया है, मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूं। अब ये आपको देखना है कि यार मैं कहां से इस सिलेक्शन को चुरा सकता हूं। क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से कर सकता हूं? क्या मैं एनसीईआरटी को इस तरीके से अगर पढ़ूं तो मैं शायद इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? तो पेपर डिफिकल्ट है, पर इस डिफिकल्ट पेपर में भी आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, बच्चे तो सिलेक्शन ले रहे हैं ना, बच्चे सिलेक्शन लेंगे, तो यार आपको देखना है कि चीजें कहां कमी रही है। हो सकता है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार नहीं करे, एनसीईआरटी को उस तरीके से आपने नहीं पढ़ा है। यार ऐसे क्वेश्चनों में समझ में आता है गलती, पर खुद सोचिए कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वेटेज वाला क्वेश्चन डब्ल्यूपीआई का, अगर वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन, और भी जो हमारे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन अगर रिलेट किए जा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, तो फिर यार हमारे लिए तो कोई स्कोप रहा ही नहीं ना इन सब क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का। तो ध्यान से समझिएगा कि यार कैसे ना कैसे करके रास्ता तो निकालना है, और वही रास्ता मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ढूंढ के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यार देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं देखने को मिलता, पर भाई सीरियसली बोल रहा हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन में लॉजिक या फिर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लगाने की कोशिश करोगे, या फिर मैं कहता हूं एट द एंड कुछ तिगड़म या तुक्का ही लगाने की कोशिश करोगे, जो ऑल वाला मैं हमेशा बताता हूं, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो तुक्के हमेशा सही नहीं होते, कई बार गलत भी होते हैं, पर तुक्कों का मतलब यही होता है कि भाई वहां प्रोबेबिलिटी 100% होती नहीं है। तो कभी आप मुझसे कहने लगे कि सर आपने मुझे बताया था कि ऑल है और मैं करके आया गलत हो गया, तो भाई आप एक गैस मार्किंग करके आ रहे हो जहां की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, बट जहां पर थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं तो वहां वो 70-30 हो जाती है। तो 70% तो चांसेस होंगे सही होने के, बट 30% गलत होने के भी तो है ना, उसे भी तो कंसिडर करो भाई, ठीक है। तो अब यहां पर देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, एफटीए की। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया इंडिया ने किसी के साथ, समझना क्वेश्चन को, इंडिया एंटर्स इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर नेशन, देन द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वुड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई इंडिया ने, भारत ने किसी कंट्री के साथ एफटीए किया, अब ये बताओ कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी एक्सपोर्ट में वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। सर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ टैरिफ रिडक्शन। यार अगर टैरिफ रिडक्शन हो जाए, एक्सटेंट ऑफ टैरिफ रिडक्शन विज़ एमएफएन टैरिफ्स पर रिडक्शन हो जाए, तो ऑब्वियस है कि हमारे एक्सपोर्ट पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, टैरिफ रिड्यूस हो गए। फिर कह रहा है कि रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। भाई अगर रूल्स और रेगुलेशन अगर कम हो जाए या रिलैक्स कर दिए जाए तो उसका भी तो हमारे एक्सपोर्ट पे फायदा होगा। फिर एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। अब मान लो यार कई तरीके के हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, अब वहां पर उन्होंने अलग अलग तरीके के मेजर्स लगा रखे हैं। लाइक मान लीजिए हमारा राइस ही एक्सपोर्ट हो रहा है, अब उनका कहना है राइस हो गया, टी हो गया या कोई भी चीज, अब उनका कहना है कि यार आपका टी ऐसा होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए। वहां पर उन्होंने कुछ मेजर्स लगा रखे हैं, कुछ सैनिटरी मेजर्स लगा रखे हैं, मतलब कई सारे ना रूल्स लगा दिए। तो अगर मान लो कि वो रूल्स पर रिलैक्सेशन मिल जाए हमें, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत आसानी से एंट्री कर जाएगा ना दूसरी कंट्री में। तो ये थर्ड भी हमारा हेल्प करेगा, सेकंड भी हेल्प करेगा। फिर लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। यार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा
तो वो भी हेल्प करेगा। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो एक्सपोर्ट की ग्रोथ में हेल्प तो मिलेगी ना। ठीक है, चलिए फिर लास्ट कह रहा है कि इनकम इन नेशन विद इन विच इंडिया एंटर्स इनटू एफटीए। अब यहां कह रहा है कि भाई जिस नेशन जिस कंट्री के साथ हमने एफटीए किया, अगर वहां के लोगों की वहां के उस देश की इनकम अच्छी होगी तो क्या हमारे एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा? अरे बिल्कुल भाई, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर वहां के लोग अमीर होंगे, उनकी जेब में पैसा होगा, तो वो ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, अगर ऐसी कंट्री में हमारा एफटीए हो रहा है या फिर हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है जहां पर उस कंट्री के लोगों की कैपेसिटी ही नहीं है वो सब खरीदने की, तो यार ऑटोमेटिकली डिमांड नहीं आएगी। तो फिफ्थ भी हमारा बिल्कुल सही होगा कि अगर इनकम जो है नेशन की अच्छी होगी, जहां पर इनकम जो है इन नेशन विद विच इंडिया एंटर्स इनटू एफटीए, तो ये भी इंपैक्ट पूरा का पूरा डालेगा हमारे ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट पर। तो देखा जाए तो दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं, पांचों स्टेटमेंट सही होते हैं। 1 2 3 4 5 करेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत लॉजिक लगाकर हम यहां पर पहुंच सकते थे। और ये पूछने का कारण देखो, कोई ऐसा डायरेक्ट सोर्स नहीं है बट अगर मैं से थोड़ा सा न्यूज में सर्च करने की कोशिश करूं तो ये एक मिसलेनियस सोर्स है दोस्तों। न्यूज में आपका अराउंड अप्रैल 2024, और कह लीजिए कि यार ये चीज तो हमेशा कॉमन रहती है। एफटीए की बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तो कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते ही रहते हैं। तो मतलब डू इंडियाज एफटीए विद यूरोपियन नेशन बेनिफिट द कंट्री, ये पॉडकास्ट था, मतलब न्यूज़पेपर में भी आया था। तो यहां पर डायरेक्टली ये क्वेश्चन था कि क्या जो एफटीए है यूरोपियन नेशन के साथ इंडिया को बेनिफिट करेगा। तो बस वही क्वेश्चन यहां पर है कि भाई किस किस तरीके से, अगर मतलब क्या क्या सिचुएशंस हो कि हमारा जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स की वो बढ़ेगी। तो वो ऑप्शन आपको दिए थे और ये आपका डी राइट आंसर है। डायरेक्ट कोई सोर्स नहीं है, मिसलेनियस सोर्स है हमारा, न्यूज पेपर से हमने इसको उठाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है। क्वेश्चन में आपका ये जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ये पूछा गया है एक्सटर्नैलिटी के बेसिस पर। अब व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी आपको वो समझना है। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर यानी कि नॉट करेक्ट पूछा है, तो जो गलत है दोस्तों वो फर्स्ट है। फर्स्ट क्यों गलत है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि द मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूसेस अ गुड दैट जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा। आइए आपको दिखाता हूं क्लास 11th चैप्टर 2 नेशनल इंडियन इकोनॉमी, जो मैंने कहा था कि इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पर आपका एक्सटर्नैलिटीज के बारे में कुछ चीज समझाई हुई है। देखो एक्सटर्नैलिटीज होता क्या है समझिएगा, इसी के एग्जाम्पल और इसी की डेफिनेशन से समझेंगे। एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड। भाई एक्सटर्नैलिटी मतलब होता है कोई फर्म है आपकी, कोई इंडस्ट्री है, अब उस इंडस्ट्री की वजह से होने वाले हार्म या फिर बेनिफिट किसी अदर पर्सन को होने वाले वो बेनिफिट को हम एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। देखो वो हार्म भी हो सकता है, मतलब आपकी इंडस्ट्री से होने वाला कोई हार्म जो थर्ड पर्सन को हार्म कर रहा हो, या फिर वो बेनिफिट भी हो, उसे हम लोग एक्सटर्नैलिटी कह रहे हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल। एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे, नहीं समझ में आया तो। एक्सटर्नैलिटी रेफर टू द बेनिफिट और हार्म, या तो वो बेनिफिट भी हो सकता है या हार्म भी हो सकता है, कोई भी फर्म और एन इंडिविजुअल कॉज टू अनदर, कोई भी फर्म या फिर कोई इंडिविजुअल कर रहा है किसी अदर इंसान को, टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड, और जिसके लिए वो ना तो पीनलाइज्ड किया जा रहा है ना ही उस पर कोई पेनल्टी लगाई जा रही है, तो इसी को हम एक्सटर्नैलिटी कहेंगे। तो अब जैसे एक एग्जांपल से इसको शायद आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो कि एक ऑयल रिफाइनरी है एक एरिया में, एक जगह एक ऑयल रिफाइनरी है जो रिफाइन करती है क्रूड पेट्रोलियम एंड सेल्स इन द मार्केट, उसे मार्केट में बेच रही है। ठीक है, तो इसके थ्रू ये अपना पूरा मार्केटिंग चल रही है, पूरा सेल कर रहे हैं, इकोनॉमी में भी जीडीपी बढ़ाने में इसकी मदद हो रही है। तो द वैल्यू एडेड टू द, जो काम का पॉइंट है मैं सीधे वहीं पर आ रहा हूं, द वैल्यू एडेड टू द रिफाइनरी विल काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, जीडीपी में भी हेल्प कर रही है, बिल्कुल ठीक है। बट इन कैरिंग आउट द प्रोडक्शन द रिफाइनरी में ऑल्सो पॉल्यूटिंग द नियर बाई रिवर। अब देखो यार, ये सब करते वक्त ना वो रिफाइनरी कहीं ना कहीं रिवर को भी पॉल्यूट कर रही है। ठीक है, उसका जो पॉल्यूशन है वो रिवर में बहा दिया जा रहा है, तो वो पॉल्यूट कर रही है रिवर को, इसी को एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। अब ये एक तरीके की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है कि ये एक थर्ड पार्टी को हार्म कर रही है, थर्ड पार्टी को। अभी मतलब पूरा पॉइंट यहां पर हुआ नहीं है, मैं आपको
उस पॉइंट तक लेकर जा रहा हूं, समझिएगा। तो भाई रिवर यहां पर हार्म हो रही है, दिस मे कॉज हार्म टू द पीपल हु यूज द वाटर ऑफ द रिवर। अब भाई जो उस पानी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए नुकसानदायक है, हेंस देयर वेलबींग विल फॉल, उनकी जो वेलबींग है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। पॉल्यूशन में ऑल्सो किल फिश। अब देखो एक तो हमने देख लिया उनकी वेलबींग खराब हो रही है, ठीक है, वो परेशान हो रहे हैं, साथ में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो फिश है वो भी मर जाएंगी। तो अदर ऑर्गेनिजम्स और द रिवर ऑन विच फिश सर्वाइव, तो मतलब फिश भी मर गई, फिश जिस पर सर्वाइव करती थी वो भी मर गए, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द फिशरमैन ऑफ द रिवर मे बी लूजिंग देयर लाइवलीहुड। तो भाई जो लोग जो फिशरमैन हुआ करते थे, जो फिश पर डिपेंड थे, उनका लाइवलीहुड भी खत्म हो गया। तो आप देख रहे हो एक तरफ जो ऑयल रिफाइनरी की जो फर्म है वो एक तरफ तो जीडीपी को हेल्प कर रही है, पर दूसरी तरफ ही कई सारे लोगों के लाइवलीहुड को भी हार्म कर रही है। बस इसी हार्मफुल इफेक्ट को हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। Such harmful effect that the refinery is inflicting on others for which it will not bear any cost are called externalities। इसे ही दोस्तों हम एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। अच्छी एक्सटर्नैलिटीज है, मान लो भाई जीडीपी को मदद मिल रही है तो पॉजिटिव हो गई, पर लाइवलीहुड बहुत सारे लोगों का खत्म हो जा रहा है तो उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो गई। अब यहीं पर ही मेरा आपसे सवाल है, मान के चलो कि जो ये ऑयल रिफाइनरी है दोस्तों, अगर ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे, मान लो ये अपना प्रोडक्शन बहुत बढ़ा देती है, तो क्या यहां पर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बढ़ेगी कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बढ़ेगी? ऑब्वियस है दोस्तों कि ये जो लाइवलीहुड है ये लोगों का और ज्यादा हार्म होने लगेगा। लोगों का जो यहां पर उस पानी पर डिपेंडेंट है, वो पानी पर जो लोग डिपेंडेंट है वो और परेशान होने लगेंगे। तो बस यहां पर जो स्टेटमेंट है ना वो इसी तरीके से दोस्तों गलत है कि कह रहा है कि द मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूसेस अ गुड। अगर मार्केट मैकेनिज्म जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो बढ़ा दे, ओवर प्रोड्यूसेस कर दे, तो वो जनरेट करेगा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नहीं सर, पॉजिटिव नहीं करेगा, वो नेगेटिव करेगा। ए स्टेटमेंट इसलिए यहां पर गलत हो जाता है और इस अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है। तो ये जो एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट है भाई, सीधे सीधे तो देखो स्टेटमेंट कहीं नहीं मेंशन है। अगर आपने ये एक्सटर्नैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये इसका जो आंसर है वो ए होने वाला है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सोर्सेज की कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो कि मैं एंड में भी आपको डिस्कस करूंगा कि भाई चीज़ें तो एनसीईआरटी से ही हैं, पर बात यह है कि सारा का सारा खेलना उसकी अंडरस्टैंडिंग पर आ जा रहा है कि आपको एनसीईआरटी कितनी अच्छी तरीके से, कितने बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नैलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जीएसटी का क्वेश्चन। बीच बीच में पानी भी पी लेना चाहिए दोस्तों, बोल बोल कर गला थक जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये आपके सेट ए का 70 है। जीएसटी के बारे में पूछा है कि नॉट करेक्ट बताइए। सर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर जिसने नहीं पढ़ा है, और आसान क्वेश्चन उन 2-4-10% बच्चों के लिए जिन्होंने शायद इसको कभी कहीं देखा हो। हालांकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई आपकी एनसीईआरटी किसी सोर्स से नहीं है, गवर्नमेंट की अपनी एक रिलीज है, वहां से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। अमेंडमेंट 115 के बारे में बात की गई है, अमेंडमेंट 112 के बारे में, प्रीशियस मेटल और अनवर्क डायमंड के बारे में। तो ये आपको मिसलेनियस सोर्स आपको देखने को मिलेगा, जीएसटी काउंसिल की एक रिपोर्ट है, वहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ए ऑप्शन आपका यहाँ है, अमेंडमेंट 115। अमेंडमेंट 115 क्या कहता है कि टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। ठीक है, एल्कोहल को और 5 अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा जा रहा है। यहां पर आप देखिए, एल्कोहलिक लीकर, आर्टिकल अमेंडमेंट 115 की बात हो रही है, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेमली, अब 5 का नाम बताया गया है, केप्ट आउट ऑफ द जीएसटी। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। चलिए बी देखिए, अमेंडमेंट 122 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट ओनली एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज आउटसाइड द एम्बिट। 122वां अमेंडमेंट, ओनली एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाज केप्ट आउटसाइड द जीएसटी। दूसरा भी सही है। तीसरे में ना प्रॉब्लम इन्होंने क्या कर दी, बहुत ही मतलब तेज बन गए ये लोग, पर वही है कि क्या ही फर्क पड़ता है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो मुश्किल ही है अटेम्प्ट करने। देखो सीधा अगर मैं बात बताऊं, प्रीशियस मेटल आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 1%।
प्रीशियस मेटल, अब देखो यहाँ दो चीजों की बात की गई है, प्रीशियस मेटल और अफोर्डेबल हाउसिंग आर एन एक्सेप्शन टू 4 टैक्स स्लैब रेट एंड द सेम हैज बीन फिक्स्ड एट 3% और 1%। देखो प्रीशियस मेटल की जो बात की गई है वो 3% पर की गई है और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई है 1% पे। तो इन्होंने ना अफोर्डेबल हाउसिंग का जो रेट है वो यहां पर मेंशन कर दिया है, जबकि प्रीशियस मेटल का जो रेट है वो 3% होना चाहिए, तो जो कि इन्होंने 1% दिया है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, मतलब हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। ध्यान रखना कि पूछा भी क्या है। और जो लास्ट में कह रहा है कि अनवर्कड डायमंड टैक्स्ड एट 0.25% रेट, तो वो ये रहा। इन एडिशन अनवर्कड डायमंड प्रीशियस स्टोन्स एटसेट्रा अट्रैक्ट्स अ रेट ऑफ 0.25%। बिल्कुल स्टेटमेंट आपके सामने है। सोर्स के लिए भाई आपकी एनसीईआरटी नहीं है, ये आपका जीएसटी काउंसिल की रिपोर्ट है। कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते थे, अब ये तो यूपीएससी ही बता सकती है कि भाई क्यों देने का पर्पस क्या है। पर वही है कि थोड़ा बहुत अगर कभी न्यूज़ में फोकस किया हो या फिर इस तरीके की चीज़ों पर कहीं न्यूज़ में ज़्यादा फोकस रहा हो तो वो कारण रहा होगा। बाकी क्वेश्चन तो भाई डिफिकल्ट था, आसान नहीं था। अगर आपने छोड़ दिया है या गलत हुआ है तो उसके लिए कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज आर नॉट शेयरेबल। तो भैया नॉट शेयरेबल पूछ रहा है, 3 ऑप्शन दिए हैं, आपसे पूछा है कि कौन सा सही होगा या नहीं होगा। सेम, कोई एनसीईआरटी का सोर्स नहीं है, मिसलेनियस सोर्स आपकी एक रिपोर्ट थी, उसमें आपका एक कटिंग मैंने निकाला है यहाँ पर। बेसिक एक्सेस ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम डीजल। ठीक है, यहां तक बता दिया कि भाई इस जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोलियम और डीजल की, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अब बताएगा कि कौन सा स्टेट्स के साथ शेयरेबल है और कौन सा नहीं है। तो बेसिक ईडी यानी कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी शेयरेबल विद द स्टेट, इसने पूछा है नॉट शेयरेबल। अब देखो बेसिक एक्साइज ड्यूटी तो शेयरेबल है, तो इसको तो हटाओ, मतलब ये तो 1 तो होगा ही नहीं आंसर में, तो ये भी गया हमारा, ये भी गया। उसके बाद कह रहा है कि SAED यानी कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तो हमारा ये 3rd ऑप्शन। और AIDC यानी कि हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और यहां पर RIC, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये नॉन शेयरेबल है। तो जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है ये 2nd और 3rd हमारा नॉन शेयरेबल है, यहां पर आपका मेंशन किया है आपके इस स्टेटमेंट में। ठीक है, क्लियर है। यहां पर ये आपके ऑप्शन D 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। यहां पर जो शेयरेबल है नॉन शेयरेबल है वो आपको यहां पर क्लियरली मेंशन किया है। कोई ऐसा डायरेक्ट सोर्स नहीं है दोस्तों, सिंपल ये आपकी कटिंग्स है, मिसलेनियस सोर्सेस हैं जो अलग अलग प्रेस रिलीज या फिर कोई रिपोर्ट है वहां से मैंने उठाए हैं, बस आपके आंसर को वेरीफाई करने के लिए। बाकी भाई अगर आपने इनको अटेम्प्ट करा है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया। अब देखो जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा था उसी के टॉपिक पर ही क्वेश्चन आ गया। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में क्या गलत है, कौन सा करेक्ट नहीं है। एक चीज नोटिस करना हमेशा कि यूपीएससी ज्यादातर ना नॉट करेक्ट पर क्वेश्चन पूछती है, तो जब भी क्वेश्चन नॉट करेक्ट पर आता है तो तुरंत ही ऐसे सर्कल कर लेना, क्योंकि मैं जितनी भी टेस्ट सीरीज या फिर गेम चेंजर में बच्चों को देखता हूं ना, वो बच्चे अपने आप क्वेश्चन को सिर्फ इसी पैटर्न पर गलत कर देते हैं कि वो नोट का ध्यान ही नहीं रखते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों नोट को सर्कल करो जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखे, ताकि आपको आइडिया रहे कि वहां पर पूछा क्या है। तो भाई इसमें से गलत बताना है, तो गलत की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी आपका यहां पर गलत है। क्यों गलत है वो भी मैं बात करता हूं अभी। कह रहा है कि नेट फैक्टर पेमेंट अर्न फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। कह रहा है कि भाई जीडीपी में आपका नेट फैक्टर पेमेंट इनकम इंक्लूड होगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वही मैंने आपको देखो तीसरी चौथी बार मैं आपको ये चैप्टर दिखा रहा हूँ, क्लास 11th का पेज 25। यहां पर देखो इसकी डेफिनेशन भी मेंशन है और फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि जीएनपी अगर होगा तो फिर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीडीपी में ऐड होकर सामने आएगा, पर जीडीपी के अंदर आपका नेट फैक्टर इनकम नहीं इंक्लूड होगा। ये आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीएनपी में आती है, ना कि जीडीपी में। इन्होंने क्या कहा है
कि नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी, ये गलत हो गया, बी स्टेटमेंट गलत है, ये जीएनपी में आएगा। अब ये देखो, एक तो हमने यहां पर अपना सोर्स देख लिया एनसीईआरटी, दूसरा सीएपीएफ 2023 में ना दोस्तों कुछ ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वही मैं फिर से कहूंगा कि पीवाईक्यू का रोल देखो, यहां कह रहा है कि सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मैंने इन्वेस्टमेंट की अब्रॉड और उस पर कुछ पॉजिटिव रिटर्न कमाया, तो अब यहां पर दो चीजें आएंगी कि ये जो रिटर्न है, जो ये रिटर्न है मुझे पॉजिटिव रिटर्न, ये मेरी नेशनल इनकम में काउंट होगा या मेरी जीडीपी में काउंट होगा। अगर मुझे यहां पर ये क्लियरिटी होती या फिर मैंने ये क्वेश्चन फिर से मैंने सीएपीएफ का एनालिसिस करके लगाया होता, तो मुझे पता चलता कि जो इसका आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन है, कि जो ये इनकम आ रही है हमारी बाहर से, वो हमारे नेशनल इनकम का तो पार्ट होगी पर जीडीपी का पार्ट नहीं होगी। वही चीज ना दोस्तों यहां पर रिजेंबल कर रही है, मतलब क्वेश्चन वही है, बस इन्होंने ना उल्टा घुमा दिया है। वहां पर उन्होंने एग्जांपल लेकर पूरा बताया, यहां पर स्टेटमेंट दे दिया कि अब जो नेट फैक्टर पेमेंट है अर्न की है अब्रॉड से, वो जीडीपी में इंक्लूड होगी। नहीं सर, जीडीपी में नहीं होगी। ये मैंने आपको एनसीईआरटी से भी दिखा दिया, आपके पीवाईक्यू से भी दिखा दिया, दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 11 का कोई ऐसा एग्जैक्ट सोर्स तो मतलब है, बट पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकता दोस्तों कि ये यहां से किया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। यहां पर नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और इलास्टिक सप्लाई कर्व के बारे में आपका क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एकमात्र क्वेश्चन है जो यहां पर ये डिमांड कर्व यहां पर समझाया हुआ है पेज नंबर 74 पर। इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर अगर आपने थोड़ी इनडेप्थ नॉलेज ली होती तो शायद आप इसका आंसर करेक्ट करके आते, जो कि आंसर सी है, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन अभी ये भी है दोस्तों कि कुछ जगह आपको ये बी देखने को मिलेगा, कुछ जगह सी देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी की जो करेक्ट आंसर की है उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि कई सारे आंसर जो है यूपीएससी के आंसर की में चेंज होते हुए भी नजर आएंगे। तो अभी इसका जो है आंसर एग्जैक्ट क्या है होगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है, बट बी और सी, जहां तक जो है सी में ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसके आंसर की रहने वाली है। तो ये है इसका सोर्स, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, पर यहां से इसका जो अंदाजा है लगाया जा सकता है। एक क्वेश्चन है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से। देन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सर इसका भी कोई एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, बट राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। 1 2 3 इसका राइट आंसर है, जहां तक अभी तक मुझे आइडिया लग पाया है। सोर्स कोई नहीं है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर एक क्वेश्चन का सोर्स दिखा पाना और खासकर आपके 2024 के पैटर्न के बेसिस पर बहुत ही मुश्किल है। तो इसका कोई सोर्स नहीं है, मैं आपको आंसर बता चुका हूं। सेम क्वेश्चन 13 की बात करें तो यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपका। इंडिया के जो रिजर्व हैं उसके बेस पर क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ इंडियाज रिजर्व इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज अ रिजर्व बाय नेशन, ये गलत स्टेटमेंट है। आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका भी कोई सोर्स नहीं देखने को मिला है। और 14th क्वेश्चन है आपका तेंदुलकर कमेटी। अब देखो कमेटी के बेसिस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके इकोनॉमी में आता ही है। अगर कोई क्वेश्चन आपकी कमेटी पर बेस्ड ना हो, पॉवर्टी पर खासकर, तो वहां पर मतलब आपकी जो इकोनॉमी है वो इनकम्प्लीट है, तो वो तो आना ही है। पर इस तरीके से आएगा कि आप शायद अटेम्प्ट ना कर पाए, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है दोस्तों। पर इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए होगा, मतलब 1 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहां पर भी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका कोई ऐसा सोर्स नहीं है और ना ही दिखाने का कोई फायदा है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपका जीडीपी किस पर डिपेंड करती है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों पर आपकी जीडीपी डिपेंड करती है। इसका राइट आंसर डी 1 2 3 होने वाला है दोस्तों। ये है दोस्तों आपके क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का एनालिसिस, जिसमें से एंड के 3 से 4 क्वेश्चनों का कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं मिला है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इनका सोर्सेस मिलता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम सब स्टूडेंट कम्युनिटी आप सबके लिए थैंकफुल रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करनी है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत होता है, कोई फीडबैक है, कोई इंप्रूवमेंट है, आप जरूर वहां पर मेंशन करें। तो ये है दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस। और लास्ट में मैं बात कर लेता हूं सोर्स की, कि इस पूरे 15 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मुझे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि मुझे क्या सोर्स फॉलो करनी चाहिए। देखिए दोस्तों,
सोर्सेस में मैं सीरियसली बताता हूँ, इकोनॉमी के 11th क्लास की बुक्स भी हैं, 12th क्लास की बुक भी हैं, अदर सोर्सेज भी हैं, मुरुनाल भी है, श्री राम भी है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग सजेशंस मुझे देते हैं कि सर ये पढ़ लूँ क्या, वो पढ़ लूँ क्या। यार देखो, पढ़ तो कुछ भी लीजिए, आसान फिर भी नहीं रहने वाली इकोनॉमिक्स। अगर इस पूरे पेपर में भी आप कुछ ऐसा अदर बाहर का सोर्स भी पढ़ के आए होते ना, तो अभी आपको मुश्किलें आनी ही थी। तो कुछ भी करना, पर एक चीज़ सबसे पहले करना, सबसे पहले ये वाली जो बुक है ना, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने दिखाया था CAPF में भी 50% से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से थे। इस पेपर में भी बात करूँ ना मैं, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन तो सेकंड चैप्टर के देख लिए थे और कुछ 1-2 क्वेश्चन और थे, तो मतलब 6 से 7 क्वेश्चन मान के चलो कि इस बुक से ही हमारे कवर किए जा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कहना इम्पॉसिबल है कि मैं डायरेक्टली इससे कर पाऊंगा, मतलब आपने ये बुक पढ़ी भी होगी, हो सकता है कि तब भी आप ये 6 से 7 क्वेश्चन ना कर पाए। तो ये बुक करनी है, पहली चीज़ तो ये क्लियर रखो माइंड में कि ये बुक मुझे करनी है। अब करने का तरीका समझो कि जब आप इसे कर रहे होगे ना, तो चीज़ों को सिर्फ पढ़ते हुए मत छोड़ देना, उसे समझने की भी कोशिश करना, क्योंकि एक तो इकोनॉमी है ही अपने आप में पेचीदा सब्जेक्ट, और ऊपर से जिस तरीके से इन्होंने इस बुक को दिया है, पढ़ाया है, इसमें जो कंटेंट मेंशन किया है सर, वो इतना डिफिकल्ट है कि उसको समझना ही बहुत मुश्किल, एक अलग लेवल की बात हो जाती है। तो इस बुक को तैयार करो, हेल्प अपना यूट्यूब से, किसी भी यूट्यूबर की जिसने इस NCERT को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हो उसको लीजिए, और इसके सभी कॉन्सेप्ट को, इस बुक के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है इकोनॉमी में करिए। पर यार ये वाला जो बुक है ना, ये जो एक बुक, इसको पहले सबसे अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपको मैंने यहाँ से दिखा भी दिया, CDS 1 2024 हो, CAPF 2023 हो, आपके जो क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके इस बुक से पूछे जा रहे हैं। तो ये है मेरा सोर्स का जो है कंक्लूजन आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्लियरिटी हुई होगी कि इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करना है, कहाँ से हमारी इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है। चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों ने जैसे भी हिम्मत करके इकोनॉमिक्स को अटेम्प्ट किया और CDS को अटेम्प्ट किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। बस अब जो भी आपको यहाँ से सीखने को मिला है वो यही है दोस्तों कि इसी NCERT को फॉलो करिए। उसके अलावा जो इधर उधर के बाहर के सोर्सेस हैं वो हम फॉलो करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अगर कुछ हो पाएगा तो दोस्तों वो इसी बुक से हमारा हो पाएगा। ठीक है, तो यही है दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। बाकी आप सभी का जो भी कमेंट, जो भी फीडबैक, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट बेहतरीन एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गुड बाय, जय हिंद।